नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। थोड़ी देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। कृषि मंत्री जेपी दलाल से हमारे संवाददाता अमित शर्मा ने खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। तो बीजेपी जेजेपी की बैठक शुरू होने से पहले हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। जेपी दलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जी अमित जी, धन्यवाद। सर, सवाल मेरा पहला आपसे यही है कि क्या रणनीति है आपकी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके किसानों के मसले को लेकर खास तौर पर, क्योंकि आप कृषि मंत्री हैं तो ये सवाल आपसे बनता है कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अभय सिंह चौटाला को हमने देखा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भैया आपने शोक प्रस्ताव पढ़ा लेकिन उसमें किसानों तक का जिक्र नहीं करा, आपने उसको उसमें शामिल क्यों नहीं किया। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई सिर्फ किसानों के नाम पर आप खाना पूर्ति करने की बात करते हैं कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्या जवाब आपका सर? देखिए, आज़ादी के बाद किसानों के बारे में कोई काम हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे वो केसीसी की संख्या बढ़ाना, यूरिया पर नीम लेपन करना, किसान सम्मान निधि देना, फसलों का विविधीकरण करना, फसलों के भाव बढ़ाना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, और हर कोई मानता है इस बात को। हर किसान भी मानता है कि उनको लाभ मिला है। और किसान का जो कमजोरी है, किसान की मानते छोटे किसान हैं, उनकी हालत खराब है और 70-80% छोटा किसान है 2 हेक्टेयर से नीचे का, और उसकी आर्थिक हालत कमजोर होने का कारण जो प्रमुख रूप से है, जो आज विपक्ष में पार्टी बैठी है वो सत्तासीन थी, उन्होंने गलत नीतियां बनाई, किसान का शोषण किया और उनको अपने उस किए पे प्रायश्चित करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। हम जो है किसान हित के लिए अच्छे से अच्छा कदम उठा रहे हैं और हरियाणा सरकार की किसानों के प्रति जो नीतियां हैं उस देश में सर्वश्रेष्ठ है। चाहे वो फसल खरीदने की हो, चाहे मंडियां सबसे ज़्यादा अच्छी है, भावांतर भरपाई की स्कीम हमारे यहाँ है, फसल बीमा की स्कीम हमारे यहाँ सबसे अच्छी है, खराबा सबसे ज़्यादा पैसा हम देते हैं, और सब्जियों के, फलों के वो जो है बीमा कम हमने शुरू किया है, पशुधन क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा बनाए हैं, मछली पालन में हमारा जो है झींगा का जो खारे पानी में है उसमें हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। बहुत सारे काम हैं जिससे कि धीरे धीरे करके किसानों को हम समझा रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि फसलों का विविधीकरण करके आप आमदनी बढ़ाएं। ठीक है सर, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। सदन के अंदर विपक्ष किसानों का मुद्दा उठाएगा, इससे पहले दिन भी हमने देखा। क्या जवाब आपका रहने पाला है? तैयारी पूरी है आपकी, क्योंकि जवाब आप ही को देना है। हम तो हर वक्त किसानों के बीच में रहते हैं और हम किसानों के हित के हर रोज कदम उठा रहे हैं। हमने इतने कदम उठाए हैं किसानों के हित के लिए कि विपक्ष ने जो किसानों की बर्बादी का रास्ता किया था, किसानों की आर्थिक हालत खराब की थी, आज प्रत्येक किसान इस चीज़ को महसूस करता है कि भाजपा की सरकार ने किसान हित में बहुत अच्छा काम किया है। चाहे वो फसल खरीद का हो, भावांतर भरपाई का, बाजरे का हमने किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल सीधा पैसा दिया है। दक्षिण हरियाणा के किसान बहुत खुश है। हमारे यहाँ भाव जो है, सरसों का भाव पिछले 1 साल से 7,000 से ऊपर चल रहा है। उस उनके वक्त में कभी 3,000 भी नहीं होता था। हम फूलों की खेती करवा रहे हैं। हमारे एक्सीलेंस सेंटर हैं जो बागवानी के इजराइल की उससे सहायता से हमने सबसे ज़्यादा पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी दी है। लगभग 3 साल में 700-800 करोड़ रुपए किसानों को डीबीटी से पैसा दिया है। सिंचाई के लिए हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं। तो जितने किसान हितैषी योजनाएं सारा देश मानता है कि हरियाणा की जैसी योजनाएं कहीं भी नहीं है। और हमारे पड़ोस के प्रदेश हैं, राजस्थान के या इधर उधर के पंजाब के, वो कहते हैं, हमारे पड़ोसी जो इलाके के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें हरियाणा जैसी नीतियाँ मिल जाएं तो हमारी भी जीवन दशा सुधर सकती है। आखिरी सवाल है सर आपसे मेरा, ये जो बैठक हो रही है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, रणनीति बनाई जाएगी। कैसी रणनीति, क्या रणनीति और किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, यही रणनीति होगी ना? ये विधानसभा सत्र के दौरान आमतौर पर पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, मुद्दों को डिस्कस करते हैं। और आज तो हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी ने हमें भोजन पर भी निमंत्रण दिया है। इनका स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों से संबंधित जितने भी सवाल सदन के अंदर उठाए जाएंगे हम उनका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने किसानों के लिए इतना काम किया है, इससे पहले की सरकारों ने इतना काम कभी नहीं किया। ये दावा कृषि मंत्री जेपी दलाल का है। कैमरा पर्सन अवनीश त्यागी के साथ मैं अमित शर्मा, चंडीगढ़। हर
तो हरियाणा विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है आज और विपक्ष आज भी पूरी तरीके से तैयार। पहला दिन काफी हंगामेदार रहा, जहां पर विपक्ष ने कई तरह के सवाल पूछे और वहीं सरकार ने भी जवाब दिया। और आज विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है, विपक्ष के सवालों का जवाब देगी आज भी सरकार। विपक्ष ने बनाई है सरकार को घेरने की रणनीति, कई मुद्दों के साथ विपक्ष तैयार। हंगामेदार हो सकता है विधानसभा का दूसरा दिन भी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने, विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। पहला दिन काफी हंगामेदार रहा और संभावना ये जताई जा रही है कि आज का दिन भी काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर कई सारे मुद्दों के साथ तैयार है और अपनी रणनीति तैयार रखे हुए है सरकार को घेरने के लिए। चाहे वो भर्ती घोटाला मामला हो, किसानों का मामला हो या फिर बेरोजगारी का मामला हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। वहीं खुद को डिफेंड करने के लिए सरकार के पास भी किस तरीके से क्या कुछ आंकड़े हैं, क्या कुछ तथ्य है, ये आपने सुना। लगातार किस तरीके से जो सरकार के नेता है, सरकार के मंत्री है, वो बता रहे हैं कि हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं खुद को डिफेंड करने के लिए। तो विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है आज और हंगामेदार रह सकता है आज का दिन भी, दूसरा दिन भी, क्योंकि लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है विपक्ष और अपने सवालों के जवाब के साथ लगातार यहाँ पर विपक्ष जो है नजर आ रहा है। आज भी जो रणनीति है विपक्ष की, वो कई सारे सवाल तैयार किए हुए हैं। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता पक्ष कैसे खुद को डिफेंड करता है विपक्ष के सवालों के साथ। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है आज और संभावना जताई जा रही है कि जिस तरीके से पहला दिन हंगामेदार रहा, वैसे ही आज का दिन भी हंगामेदार रह सकता है। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष की। अमित शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से। अमित, जिस तरीके से देखा जा रहा है पहला दिन जो रहा वो काफी हंगामेदार रहा, आज क्या संभावना है? क्या आज जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो बिल है, उन पर बातचीत होगी, उन पर चर्चा होगी, या आज भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा दूसरा दिन भी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने मोनिका। जिस तरीके से इरादे पहले जाहिर कर दिए थे विपक्ष ने अपने, पहले दिन की जो कार्रवाई थी हमने उसमें देखा था। अभी जो ताजा अपडेट है वो ये है कि विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र की जो दूसरे दिन की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है मोनिका। और आज की अगर हम कार्रवाई की बात करें तो आज की कार्रवाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देखिए 3 बिल ऐसे हैं जिनको सदन पटल पर रखा जाएगा और इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से काम रोको प्रस्ताव लाया गया है। हाँ। अगर हम इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला की बात करें तो उनकी ओर से कॉलिंग अटेंशन मोशन, इसके साथ ही बलराज कुंडू, हालांकि इन दोनों को कांग्रेस के जो विधायकों की ओर से जो सवाल पूछे जाने उनके साथ ही इनको क्लब किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है मोनिका, क्योंकि देखिए पहला दिन किस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया वो भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से हम जब बात कर रहे थे तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि देखिए सदन जो होता है वो चर्चा के लिए होता है। आप सदन में चर्चा करिए, आप बहस करिए, अपने अपने इलाके के मुद्दों को आप उठाइए। अगर सरकार की कोई खामियां हैं तो आप उसको गिनाने का, आपको उसको बताने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो हंगामा करना, शोर शराबा करना, शोरगुल करना, ये ठीक नहीं है। और सदन की जो गरिमा है उसको, माफ कीजिएगा, सदन की जो गरिमा है उसको बनाए रखना हम सभी के लिए जरूरी है। और सभी जो विधायक हैं उनसे उन्होंने अपील भी की है, खासतौर पर जो विपक्षी विधायक हैं, कि आपको आपकी जो भी बात को आप उठाना चाहते हैं, जो भी आप सदन के अंदर कहना चाहते हैं, आप कहिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। और आज खासतौर पर जिस तरीके से नौकरियों में घोटाले की बात की जा रही है, नौकरी में फर्जीवाड़े की बात की जा रही है, उसको लेकर 2 घंटे चर्चा होनी है। और उनका ये कहना है कि 2 घंटे कम समय नहीं होता है, सभी विधायकों को मौका दिया जाएगा, अपनी अपनी वो उसमें बात रखें। लेकिन कांग्रेस और इनेलो की ओर से खासतौर पर, इसके साथ ही जो जिनका जिक्र मैं कर रहा था, जो निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, इन सभी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरीके से सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर घेरना है सदन के अंदर, चाहे वो HPSC, HSSC, एस्टेट का मामला हो, नौकरियों में भर्ती घोटाले की जो बात लगातार सामने आ रही थी, फर्जीवाड़े की बात जो सामने आ रही थी, इसके साथ ही किसानों के जो मुद्दे हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला बार बार ये बात कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने बिलों को वापस ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी किसानों के मसले खत्म नहीं हुए हैं। MSP का मसला है, मुआवजे का मसला है, इसके साथ ही किसानों को, जिन किसानों की मौत हुई है उनको मुआवजा देना है, उनके परिवार वाले जो लोग हैं उनमें से एक सदस्य को नौकरी देने की बात है। उनके नाम पर जो मृतक किसान हैं, जिन्होंने, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि वो शहीद किसान है, उनका स्मारक बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर क्योंकि अभय सिंह चौटाला की
जो राजनीति पिछले दिनों हमें देखने को मिली है, किसानों के मुद्दे पर ही कहीं ना कहीं, या यूं कह लीजिए मोनिका कि उसी बैटिंग पर वो उसी पिच पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और विधानसभा के अंदर भी उनका ये जो रुख है क्या रह सकता है, किसानों के मुद्दे पर सरकार को फिर से घेर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आज के दिन की हम बात करें तो आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, सदन पटल पर 3 बिलों का रखा जाना, उसके साथ ही कांग्रेस की ओर से काम रोको प्रस्ताव लाया जाना, विधायक अभय सिंह चौटाला की ओर से किसानों के मुद्दे को उठाया जाना, राज कुंडू की ओर से कई मुद्दों को उठाया जाना, तो इन सब पर नजरें जो है वो बनी रहेंगी। और नजरें इस बात पर भी मोनिका बनी रहेंगी कि किस तरीके से सरकार की ओर से और जो संबंधित मंत्री है जिनसे सवाल पूछा जाएगा वो किस तरीके से इन सभी सवालों का जवाब देते हैं, सवालों का सामना। बिल्कुल अमित, आज का दिन काफी खास रहने वाला है। आप अपनी नजरें बनाए रखें, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा है कि चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का बराबर का हक है। साथ ही कहा कि केजरीवाल एक भटकी हुई आत्मा है जो कि जनता को बहकाने और गुमराह करती रहती है। इससे अलावा अनिल विज ने कहा कि चंडीगढ़ की जनता बहुत ही समझदार है और किसी भी हाल में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करने वाली। चंडीगढ़ के समझदार लोग हमेशा से ही बीजेपी के साथ हैं। केजरीवाल जी एक भटकी हुई आत्मा है और वो लोगों को भी भटकाते रहते हैं। चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का बराबर का हक है। अभी इसका कहीं पर कोई फैसला नहीं और केवल मतदाताओं को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के जुमले ये छेड़ते हैं। चलिए अब खबर झज्जर से है, जहां पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बादली विधानसभा क्षेत्र के बादली कुलाना और सुबाना मंडल कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया, जहां बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रीति नीति से अवगत कराया। वहीं ओपी धनखड़ ने कहा कि कार्यकर्ता मोदी मनोहर सरकार की ओर से राष्ट्र समाज निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों और उपलब्धियों के बारे में आमजन को जागरूक करें। देश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के एक्टिव केसों की संख्या 155 तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 54 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 22, राजस्थान में 17 और गुजरात में 10 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर का यहां पर जो खतरा है वो मंडरा रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर अधिकारी और प्रशासन सतर्क है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील लगातार की जा रही है। तो पूरा विश्व जिस तरीके से ओमिक्रॉन से अब यहां पर परेशान है, अब भारत भी इससे छूता नहीं रहा है। भारत में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। देश में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। आपको बता दें, लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के एक्टिव केसों की संख्या 155 तक पहुंच चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर का अब खतरा जो है वो मंडराने लगा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 54 केस मिले हैं और दिल्ली में 22, राजस्थान में 17 और गुजरात में 10 केस मिले हैं। तेलंगाना में 21, कर्नाटक में 14, केरल में 11 केस मिले हैं और यूपी में 2, चंडीगढ़ में 1, आंध्र प्रदेश में 1, पश्चिम बंगाल में 1 केस और तमिलनाडु में 1 केस मिला है। हरियाणा के नारनौल में राज्य स्तरीय खेल आयोजित किए गए हैं, जिसमें हरियाणा स्ट्रेंथ वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता में बहादुरगढ़ के 5 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। वहीं बहादुरगढ़ पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने सभी विजेता खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रतियोगियों में यहां पर स्वर्ण पदक हासिल करने वालों में कपिल सैनी, विनय निशांत और नितेश शामिल हैं, जिनको इनके कोच का नाम गोल्डी बताया जा रहा है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक चौधरी नफे सिंह राठी ने बधाई देते हुए सभी 5 खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य और सुखद जीवन की कामना की। वहीं कपिल सैनी ने कहा कि ये हमारे कोच हैं जो हमें समय समय पर इस खेल प्रतियोगिता के बारे में विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया करते थे। हम सभी कोच गोल्डी के ऋणी हैं।
हरियाणा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का जीता है 76 किलो केजी में। इसमें मेरे फ्रेंड्स भी है तो मैंने उनको देखा था, तो मैंने उनको देख के ये गेम स्टार्ट करा था। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे जो आप गोल्ड लेके आए हो? मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को और अपने कोच को देना चाहता हूँ। हो जाएगा। चलिए अब खबर फतेहाबाद से है, जहां पर हरियाणा खेल विभाग के कोच सुरेश कुमार ने बताया कि नर्सरी में दाखिल होने वाले बच्चों की चयन प्रक्रिया जारी है, जिसमें 8 से 14 साल तक के बच्चों को सरकार 1500 रुपए महीना और 15 से 19 साल तक के बच्चों को 2000 महीना जेब खर्च प्रदान करेगी। ये स्कीम युवा खिलाड़ियों के लिए वरदान बनकर सामने आई है। इस नई पहल का खिलाड़ियों ने उल्लास के साथ स्वागत किया है। हरियाणा सरकार ने खेल विभाग द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट ने खेल नर्सरियाँ स्टार्ट करी हैं और इसमें 500 नर्सरियाँ दी हैं जहाँ सरकारी कोच पहले से काम कर रहे हैं, जिनके सेंटर खोले हुए हैं। तो वहाँ अभी कम से कम 25 बच्चे एक नर्सरी में कम से कम होने चाहिए और उनको 8 से 14 साल, 15 से 19 साल इसके बीच में इनके कुछ टेस्ट हैं वो लेके और हम विभाग को भेजेंगे। जो जिनके अच्छे टेस्ट होंगे उनके लिए ये खेल नर्सरी में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सर मेरे हिसाब से सरकार ने मतलब बहुत अच्छा करा है। बच्चों को मतलब एक उम्मीद, मतलब उनको एक वो दी है कि भाई आगे बढ़ने के लिए उनको एक वो दी है, क्षमता दी है कि भाई बच्चे इसमें खेल, भाई जो 1500 सरकार दे रही है बच्चों को एक किस्म की मतलब सरकार की तरफ से वो डाइट है, ठीक है। बच्चे उसका यूँ नहीं है कि हाँ भी अपना कब उसमें हो, अपनी डाइट लें और आने वाले टाइम में भी बहुत बढ़िया मतलब जो सरकार ने करा बहुत बढ़िया काम करा है कि इसमें बच्चे इस चीज से थोड़ा और उकसेंगे और खेलों में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। वहीं करीना में व्यापारी से 50,000 की फिरौती मांगने के मामले में व्यापारी के घर वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष राजीव जैन पहुंचे और एडीजीपी सीआईडी से फोन पर बात करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की यहां पर उन्होंने अपील की और भरोसा भी दिलाया। वहीं राजीव जैन ने कहा कि वैश्य महासम्मेलन पूरी तरह से व्यापारी के साथ है और किसी भी कीमत पर उनके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के कई हिस्सों में जाकर व्यापारियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार की आवाज बुलंद हो गई है और मुख्यमंत्री से मिलकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जाएगी। सब जगह हमारा जो है हरियाणा प्रदेश वैश्य सम्मेलन की जो टीम है वो जाकर व्यापारी के साथ खड़ी हो रही है और जितनी भी घटनाएं अब तक हुई हैं उनको दोषियों को जो है पकड़वाने का काम किया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में किसी भी तरह जो है जो बदमाश हैं या गुंडा तत्व हैं उनको सरकार का किसी प्रकार का संरक्षण नहीं है और ना किसी नेता का संरक्षण है, ना किसी पुलिस अधिकारी का संरक्षण है। तो इसका कल आए ये परसों आए ना जी ना 12 तारीख की करती है की कहा उन्होंने खड़े सीसीटीवी में से फुटेज है अर्जेंट हमारी बड़ी जगह पर। तो व्यापारी से फिरौती मांगने का ये मामला है कनीना का, जहां पर वैश्य सम्मेलन के जो लोग हैं वो यहाँ पर व्यापारी के साथ है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं उन पर रोक लगाने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाया जाएगा। तो करीना का ये मामला है जहां पर व्यापारी से फिरौती मांगी गई और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो वैश्य सम्मेलन के जो लोग हैं वो तमाम लोग मिलकर यहाँ पर राजीव जैन को दिलासा देने आए और उन्होंने बताया कि वो सभी उनके साथ हैं। दरअसल कनीना में व्यापारी से फिरौती मांगने का ये मामला है।
हिसार के अग्रोहा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी और फिर खुद ने भी आत्महत्या कर ली। वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 4 लोगों के शव के अंदर खून से लथपथ मिले और घर का मालिक सड़क पर मिला। वहीं डीआईजी बलवान सिंह राणा ने बताया कि मकान मालिक की एक लिखी हुई डायरी मिली है, जिससे पता चला है कि व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का था और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसने पूरे परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी और खुद ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो ये दिल दहला देने मामला सामने आया है हिसार से, जहां पर एक व्यक्ति ने अपने परिवार के 4 लोगों की पहले हत्या की और उसके बाद खुद ने भी आत्महत्या कर ली। कमरे से एक डायरी मिली जिसमें पता चला कि व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का था और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसने अपने परिवार के 4 सदस्यों की पहले हत्या की, जिसके बाद उसने खुद को भी मार डाला और अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली। हिसार का ये मामला है जहां पर एक शख्स ने अपने ही परिवार के सबसे पहले 4 लोगों की हत्या की और उसके बाद उसने खुद को भी खत्म कर लिया, बताया जा रहा है। ठीक है भाइयों, तो इसके ऊपर विचार करके थोड़ा बहुत। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधानसभा में बोले हैं डिप्टी सीएम। आपको बता दें कि क्या कुछ वो बोले हैं, दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा, ये आपको बता देते हैं। तो विधानसभा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा जल्द बनेगी कैथल में कनौरी से खुराना तक। प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है कि विधानसभा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खुराना वाया चीका सड़क बनेगी जल्द ही। प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। बड़ी और अहम जानकारी विधानसभा में बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल।